प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज बीएड द्वितीय वर्ष पाठ्य पुस्तक शिक्षा एवं लैंगिक मुद्दे से संबंधित आज का टॉपिक रहेगा विद्यालय के कार्य। जैसा कि हम सभी जानते हैं विद्यालय के भी कुछ कार्य होते हैं जिसके अनुसार विद्यालय का संचालन होता है तथा शिक्षक उसके अनुरूप कार्य करते हैं। बीएड पाठ्यक्रम के अनुसार विद्यालय की कुछ कार्यों से संबंधित आपको इस टॉपिक के माध्यम से जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, विद्यालय के दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक विद्यालय के औपचारिक कार्य, दूसरा विद्यालय का अनौपचारिक कार्य। दोनों का विद्यालय के अंदर अलग अलग महत्व है, औपचारिक और अनौपचारिक कार्यों का। औपचारिक कार्य प्राय वे कार्य होते हैं जिनको करना बहुत ही अति आवश्यक होता है, क्योंकि किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय अर्थात शिक्षण संस्थान को चलाने के लिए उनकी गाइडलाइन के अनुसार कुछ विशेष कार्य होते हैं जिसको शिक्षकों को भी फॉलो करना होता है और साथ ही साथ विद्यालय अनुशासन बनाए रखने के लिए बालकों को भी उन विशेष नियमों का पालन करना होता है। जैसा कि आप और हम जानते हैं, किसी भी विद्यालय के औपचारिक या अनौपचारिक कार्य से पूर्व विद्यालय की धुरी, जिसकी अपन बात करते हैं, विद्यालय की धुरी हमेशा विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। और शिक्षक उसको सहयोग करने वाले कार्मिक होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अर्थात जिसके ऊपर विद्यालय चलता है उसमें संपूर्ण जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक अर्थात प्रधानाचार्य की होती है। इसके साथ ही विद्यालय कुछ औपचारिक कार्य होते हैं जिसको प्रधानाध्यापक के निर्देशन में अन्य शिक्षकों को और बालकों को समझकर पूर्ण करने होते हैं और एक अच्छे विद्यालय के संचालन के लिए इन सभी का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर किसी विद्यालय में नियम, अनुशासन और साथ ही साथ वार्षिक कार्य से संबंधित पूर्व में प्री प्लान नहीं है तो वो विद्यालय श्रेष्ठ विद्यालय नहीं कहला सकता है। किसी भी काम को करने से पूर्व प्री प्लान का होना बहुत ही जरूरी है। ध्यान दोगे विद्यार्थियों, कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले प्री प्लान अति महत्वपूर्ण है। इसीलिए विद्यालय में प्री प्लान बनाने का कार्य प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य का होता है। वह वार्षिक रूपरेखा के अनुसार सबसे पहले प्री प्लान बनाता है और उसी प्री प्लान को शिक्षकों के ऊपर लागू करता है। शिक्षकों को उस प्लान का पालन करना होता है। वर्ष भर कार्य उनके अनुरूप संचालित होता है। सबसे पहले अपन पहले बिंदु पर बात करेंगे कि विद्यालय के ऐसे कौन कौन से कार्य होते हैं जो औपचारिक कार्य कहलाते हैं। नंबर 1, विद्यालय के औपचारिक कार्य। सबसे पहला औपचारिक कार्य जो एजुकेशन के अनुसार बताया गया वो है चरित्र निर्माण। नंबर 1, चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण चाहे बालकों का हो या शिक्षकों का, सबसे महत्वपूर्ण औपचारिक कार्य चरित्र निर्माण। शिक्षा ऐसी दी जानी चाहिए जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो, साथ ही साथ बालक शिक्षा प्राप्त करने के बाद में उसे इस प्रकार की कुंठा, मन में इस प्रकार का कुंठाग्रस्त मनोबल महसूस न हो कि शिक्षित होने के बाद युवा अर्थात छात्र ये चाहे कि मैंने जो शिक्षा प्राप्त की है वो किसी काम की नहीं है। शिक्षा हमेशा स्वामी विवेकानंद ने कहा था, चरित्र निर्माण की शिक्षा प्राय भारतीय विद्यालयों में दी जाती है, लेकिन भारतीय विद्यालयों में जिस प्रकार चरित्र निर्माण की शिक्षा दी जाती है, धीरे धीरे वो शिक्षा पद्धति में बदलाव आने के कारण चरित्र निर्माण संबंधी शिक्षा उस अनुरूप नहीं दी जाती जिस प्रकार हमें हमारी संस्कृति के अनुसार उनसे अपेक्षाएं रखी जाती है। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, विद्यालय के प्रमुख कार्य में चरित्र निर्माण या शिक्षा प्राप्त करने के बाद में शिक्षक और छात्र दोनों के लिए शिक्षा औपचारिक रूप से कार्य करती है और औपचारिक रूप से कार्य करने का मतलब यही है कि शिक्षा हमेशा व्यवहारिक हो और बालक के चरित्र निर्माण से संबंधित शिक्षा होना जरूरी है।
अर्थात पूरी शिक्षा की अपन कल्पना नहीं कर सकते हैं। शिक्षा का व्यवहारिक रूप चरित्र निर्माण पर बल देता है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो। शिक्षा प्राप्त करने के बाद में बालक उस शिक्षा का उपयोग समाज में भी कर सके तथा जीवन में जब कभी भी उसे किसी प्रकार की आवश्यकता हो समझने की, सोचने की, तो वह शिक्षा उसके काम आए। अर्थात महात्मा गांधी ने कहा था, शिक्षा हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो बालक के चरित्र निर्माण के साथ साथ उसे पैरों पर खड़ा करने के लिए सक्षम हो, क्योंकि उन्होंने हमेशा शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा को बल दिया था। इसलिए शिक्षा से चरित्र निर्माण होता है। दूसरी बात है मानसिक शक्तियों का विकास। विद्यालय का औपचारिक कार्य दूसरा है मानसिक शक्तियों का विकास। मानसिक शक्तियों का विकास। मानसिक शक्तियों का विकास तब बालक का होता है जब उसे शिक्षा के साथ साथ शिक्षा को अन्य संसाधनों के साथ जोड़ करके उसे मानसिक रूप से बौद्धिक विकास पर बल दिया जाए। तब बालक का विकास और मस्तिष्क का विकास उम्र के अनुरूप होता है। जब बालक को प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है तो उसे कई प्रकार की शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान सिखाने पर बल दिया जाता है। जब बालक व्यवहारिक ज्ञान सीख लेता है, उम्र के अनुसार धीरे धीरे उसे चरित्र ज्ञान दिया जाता है। साथ ही साथ बड़ों का किस प्रकार सम्मान करना, विद्यालय में गुरुजनों को आदर सम्मान किस प्रकार करना, उनके साथ कैसा व्यवहार करना, ये सब शिक्षा पद्धति के माध्यम से मानसिक विकास के अनुरूप शिक्षा ग्रहण करने का बालक को एक विद्यालय में अवसर प्रदान किया जाता है। जब बालक धीरे धीरे उम्र के अनुसार बालक के जीवन में विभिन्न प्रकार की शक्तियों का विकास होता है, उस विकास के अनुरूप बालक का मानसिक विकास होता है। बालक के मानसिक विकास की अवस्था पर्यंत बालक के युवा अवस्था तक चलती है। जब बालक किशोरावस्था से युवा अवस्था तक प्रवेश करता है तब तक उसका मानसिक विकास धीरे धीरे हो जाता है। उसके बाद कुछ समय तक मानसिक विकास रुक जाता है, लेकिन बालक सीखने की जो प्रवृत्ति होती है, मनुष्य 100 वर्ष तक प्रत्येक वस्तु से कुछ न कुछ सीखता है। कुछ विशेष स्थिति में उम्र के अनुरूप कई चीजें नहीं सीखी जाती है, लेकिन समय अनुसार मानसिक रूप से जिन चीजों की जिज्ञासा और उसे जिन चीजों को सीखने में लालसा होती है, वह अपने मानसिक विकास के अनुरूप उन चीजों को प्राप्त कर लेता। इसीलिए बालक के लिए आवश्यक है कि विद्यालय कार्य में औपचारिक कार्य के रूप में शिक्षकों का ये दायित्व है कि बालक का सर्वांगीण विकास करने के साथ साथ उसके मानसिक विकास पर भी विशेष रूप से बल दिया जाए। जब तक बालक का चरित्र और मानसिक विकास नहीं होगा तब तक बालक परिपक्व रूप से एक बालक के रूप में नहीं कहलाएगा। इसीलिए बालक के चरित्र विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होना जरूरी है, जो विद्यालय के औपचारिक कार्य के अंतर्गत आता है। तीसरी बात है गतिशील तथा संतुलित मस्तिष्क का निर्माण। नंबर 3, औपचारिक कार्यों में तीसरा जो बिंदु है वो है गतिशील एवं संतुलित मस्तिष्क का निर्माण। ध्यान दोगे, गतिशील एवं संतुलित मस्तिष्क का निर्माण। गतिशील एवं संतुलित मस्तिष्क का निर्माण। देखिए विद्यार्थियों, किसी भी बालक के मानसिक विकास
कि प्रथम स्टेज बालक का विद्यालय होता है। बालक को विद्यालय के अंदर एक संतुलित और गतिशील मस्तिष्क का निर्माण करने के लिए शिक्षक की अहम भूमिका होती है। जब शिक्षक बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है, साथ ही साथ बालक को छोटी अवस्था में समझने की कोशिश करता है, उस समय बालक का मस्तिष्क पूर्ण रूप से गतिशील होता है और इसको संतुलित रूप से व्यवस्थित कार्य करने हेतु इसे किस अनुसार ढालना जरूरी है, उसके लिए मुख्य भूमिका शिक्षक की होती है। देखिए विद्यार्थियों, शिक्षक और बालक दोनों का सामंजस्य होना अति महत्वपूर्ण है। एक शिक्षा देने वाला है, दूसरा शिक्षा ग्रहण करने वाला है। जब तक किसी शिक्षक द्वारा व्यवहारिक और संतुलित शिक्षा बालक को प्रदान की जाएगी तो बालक अपने आप संतुलित रूप से शिक्षा ग्रहण कर पाएगा, क्योंकि इस अवस्था में बालक का मस्तिष्क गतिशील होता है। प्राय बालक का मस्तिष्क जब गतिशील होता है तब उसे कई प्रकार के विचार मस्तिष्क में आते हैं और उन विचारों तथा जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो कई प्रकार के प्रश्न अपने शिक्षक से पूछता है। उससे ये अपेक्षा रखता है कि मुझे शिक्षक अवश्य ही इन प्रश्नों का समाधान करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि गतिशील मस्तिष्क को संतुलितता अर्थात उसे सही तरीके से प्रयोग में लाने के लिए हमेशा शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षक विद्यालय के अंदर कार्य करने वाला एक विशेष व्यक्ति होता है जिसका उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक को चारित्रिक शिक्षा देना, बालक को मानसिक रूप से परिपक्व करना तथा साथ ही साथ बालक के गतिशील मस्तिष्क का उपयोग करते हुए बालक को संतुलित और व्यवहारिक शिक्षा देने का प्रयास करना। ये बात ही आपके विद्यालय से संबंधित प्रमुख कार्य जो औपचारिक कार्यों से संबंधित आते हैं। अब तीसरी बात है नेतृत्व क्षमता का विकास। नंबर 3, नेतृत्व क्षमता का विकास। प्रिय विद्यार्थियों, जब बालक विद्यालय में पढ़ता है, समय समय पर उसमें शिक्षक द्वारा नेतृत्व की भावना जागृत करने के लिए विद्यालय द्वारा छात्र अर्थात बालक के नेतृत्व विकास हेतु समय समय पर कई प्रकार की प्रतियोगिताएं, साथ ही साथ कक्षा अनुशासन में मॉनिटर बनाने की प्रणाली जो प्राचीन काल से चल रही है, मॉनिटर यानी इसको मॉनिटर बोलते हैं, उसका कार्य होता है कक्षा का हेड बॉय, जैसे आज की भाषा में बोलते हैं हेड बॉय। इस हेड बॉय का कार्य है कक्षा में नेतृत्व करना, अर्थात कक्षा की विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, कक्षा किस प्रकार संचालित होती, किस बच्चे का कैसा अनुभव है, उन सभी के बारे में जानकारी अपने शिक्षकों तक पहुंचाना, अर्थात विद्यालय के हेडमास्टर, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य अर्थात कक्षा अध्यापक तक पहुंचाने का कार्य हेड बॉय अर्थात मॉनिटर का होता है। यहीं से विद्यार्थियों नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। बालक की प्राथमिक कक्षा अर्थात बालक जिस कक्षा में छोटी उम्र में पढ़ता है वहां से लेकर के बालक के नेतृत्व गुणों की क्षमता का विकास इसी स्टेप से होना प्रारंभ होता है। धीरे धीरे बालक सीखता है और सीखने के बाद उनकी नेतृत्व क्षमता पूर्ण रूप से विकसित होती है और जब ये नेतृत्व क्षमता बालक के अंदर इस क्षमता का विकास हो जाता है तब बालक अपने आप सभी कार्य करने में लयित रहता है। इसीलिए जीवन में नेतृत्व का बहुत ही महत्व है। नेतृत्व क्षमता
का उद्भव कहिए या विकास की प्रथम सीढ़ी विद्यालय होता है। विद्यालय के अंदर ही बालक सीखता है। यहाँ पर शिक्षक द्वारा बताई गई बात, विद्यार्थियों द्वारा बात को समझना तथा उसका किस अनुसार जवाब देना, साथ ही साथ विद्यालय की गतिविधियों में भाग लेना, टोली बनाना, खेल का नेतृत्व करना, विद्यार्थियों द्वारा समूह रूप में जिस प्रकार एक स्थान पर एकत्रित होकर किसी हेड बॉय या विशेष व्यक्ति की आज्ञा का पालन करना ही नेतृत्व क्षमता कहलाता है। ये विकास विद्यालय से ही होता है। इसके बाद पांचवा बिंदु जो विद्यालय शिक्षा से संबंधित, विद्यार्थी से संबंधित तथा विद्यालयों के कार्य से संबंधित है, वो इस प्रकार है कि बालक का जब तक नेतृत्व क्षमता का विकास हो जाता है उसके बाद व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा की भी आवश्यकता होती है। व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा ये भी विद्यालय का प्रमुख कार्य है। व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा आज के समय में बालक शिक्षा प्राप्त करने के बाद में जब तक उसे व्यावसायिक शिक्षा या औद्योगिक शिक्षा, व्यवसाय करने से संबंधित शिक्षा और उद्योग धंधे स्थापित करने से संबंधित शिक्षा जब तक उसे प्राप्त नहीं होगी तब तक बालक कुछ इसके बारे में समझ नहीं पाएगा। हमें इस बात की आवश्यकता है कि विद्यालय पाठ्यक्रम के अनुसार, विद्यालय कार्य के अनुरूप विद्यालय के अंदर बालक को पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ यानी पाठ्य शिक्षा के साथ साथ उसे व्यावसायिक शिक्षा भी देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक बालक को सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जाएगा तब तक बालक में परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए हमें इस बात की आवश्यकता है कि जो भी हमारी शिक्षा पद्धति में पाठ्यक्रम चलता है उसमें हमें व्यावसायिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में जोड़ना जरूरी है। दूसरी बात है उद्योग धंधों से संबंधित शिक्षा, अर्थात विद्यालय कार्य का महत्वपूर्ण पांचवा कार्य है कि औपचारिकता निभाने के लिए बालक को औद्योगिक शिक्षा देना भी जरूरी है। ये व्यावसायिक शिक्षा की श्रेणी में आती है। जब तक बालक को उद्योग से संबंधित शिक्षा नहीं प्रदान की जाएगी, जब बालक स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन करने के बाद में किसी व्यवसाय में अपनी किस्मत आजमाता है उस समय उसे किसी व्यावसायिक शिक्षा का नॉलेज नहीं होने के कारण अक्सर वो बिजनेस में असफल हो जाता है। हमें इस बात की आवश्यकता है कि विद्यालय के औपचारिक कार्य में व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा को जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना बालक अपनी व्यावसायिक शिक्षा जब तक प्राप्त नहीं करेगा तब तक वो स्वयं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता है। हमें इस बात की आवश्यकता है कि हमें व्यावसायिक शिक्षा और औद्योगिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में जोड़कर शिक्षकों के द्वारा समय समय पर हमें उसकी शिक्षा देना जरूरी है, जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके और बालक शिक्षा पूर्ण करने के बाद में अपने आप को हीन महसूस नहीं करे। अगली बात है नागरिकता का विकास। छठा बिंदु नागरिकता का विकास। देखिए, विद्यालय के औपचारिक कार्यों में नागरिकता विकास संबंधी भी एक औपचारिक कार्य है। ये अपेक्षाएं हमेशा शिक्षक से की जाती है कि बालक को नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक ज्ञान देने के साथ साथ, पुस्तकीय ज्ञान देने के साथ साथ उसे नागरिकता संबंधी ज्ञान देना भी अत्यंत आवश्यक है। इससे हमारे देश के
तथा देश प्रेम से संबंधित हमें शिक्षा देना जरूरी है। मातृभूमि से संबंधित शिक्षा देना जरूरी है। साथ ही साथ देश में बाह्य और आंतरिक आक्रमण से हमारी रक्षा करने हेतु विद्यार्थी जीवन में उन्हें प्रेरित करना जरूरी है। साथ ही साथ राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान भी करना नागरिकता के विकास से संबंधित आता है। तथा शिक्षा विद्यालय में इस प्रकार की देनी चाहिए जिससे विद्यार्थी में नेतृत्व गुणों का विकास हो। उसके साथ साथ भाईचारे तथा उसके साथ साथ उनके विशेष रूप से देश के प्रति प्रेम की भावना जागृत करना बहुत ही आवश्यक है। तब नागरिकता का विकास हो सकता है। इन सभी का विकास करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका एक व्यक्ति विशेष की होती है, वो होता है शिक्षक। अर्थात शिक्षक जिस अनुसार बालक को ढालना चाहता है वो ढाल सकता है। शिक्षक ही देश का विकास कर सकता है। आज विद्यार्थियों आपको विद्यालय से कार्य से संबंधित बताए जिसमें औपचारिक कार्यों का अपन अध्ययन किया। औपचारिक कार्य कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार के कार्य होते हैं और उससे संबंधित आपको जानकारी दी। आपको इसमें से समझना है कि कौन कौन से कार्य अनिवार्य रूप से औपचारिकता के रूप में विद्यालय के कार्य होते हैं और इसको किस प्रकार हमें लागू करना है।